नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड कार्नेटिक वॉर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो ये आपका जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है ये शुरू होता है 1756 से 1763 में जाके ये ख़त्म होता है। ये सप्तवर्षीय इसे कहा जाता है, 7 ईयर वॉर। हिंदी में इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध का जो ओरिजिन है आपका वो यूरोप में है। यूरोप में ये आपका मेन शुरू होता है और इसका जो कारण है ऑस्ट्रिया और प्रूसिया। आज का जो जर्मनी है उसे उस टाइम प्रूसिया कहा जाता था। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। ऑस्ट्रिया चाहता है कि सेल्सिया जो एक आपका रीजन है जो प्रूसियन उस पर कब्जा, जो आपका सिलेसिया SILESIA, ऑस्ट्रिया सिलेसिया रीजन पे कब्जा चाहता था प्रूसिया से। और इस युद्ध में अब तब क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रांस भी एंट्री कर देते हैं और इधर आपका फ्रांस, हालांकि और भी देश रहते हैं, जब आपका फ्रांस के साथ रसिया भी रहता है, इधर भी और भी एक दो देश सपोर्ट में रहते हैं इस युद्ध में। फाइनली ये जो एंड होता है, चलिए एंड तो आपका पेरिस की ट्रीटी में होता है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो और ये फ्रांस और ब्रिटेन की जो लड़ाई होती है उसका असर आपको इंडियन रीजन में भी देखने को मिलेगा। इंडियन रीजन में भी कंपनीज के बीच लड़ाई आपकी शुरू हो जाती है। फ्रांस एंड ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। युद्ध 1756 में शुरू होता है, 1756 में। इंडिया में ये आपका 1758 में युद्ध होता है। फ्रांस भेजते हैं एक बहुत ही बहादुर कमांडर को जिनका नाम लैली रहता है, LALLY, लैली। इनका पूरा नाम काउंट डी लैली रहता है, बाद में ये लल्ला बन जाते हैं। और ये आते साथ क्या करते हैं, फोर्ट सेंट डेविड जो रहता है उसको उस पे कब्जा कर लेते हैं। और विजयनगरम जो क्षेत्र रहता है वहाँ पे भी ये कब्जा कर लेते हैं। तो काउंट डी लैली क्या करते हैं, फोर्ट सेंट डेविड और विजयनगरम पे कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, तब तक आप थोड़ा सा मैं और भी कुछ चीज़ें ब्रिटेन के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन जो होता है उस टाइम तक इंडिया में क्या करते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, बंगाल रीजन पर उनका पूरा कब्जा हो जाता है, इंटायर बंगाल। उस टाइम बंगाल का मतलब उड़ीसा, बिहार और बंगाल, पूरा बांग्लादेश जो होता है वो पूरा आता है। पूरा एक तरफ से समझ लीजिए कि इंडिया का एक बहुत बड़ा भूभाग ही बंगाल का कब्जे में आ जाता है। फाइनेंशियली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके कंट्रोल में जाता है। बहुत ही मतलब अवैध तरीके से बहुत वसूली करते हैं। मतलब फंडिंग का प्रॉब्लम इनका ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा खाने पीने का भी, जो लड़ाई में बहुत सारे सैनिकों को खाने पीने की जो परेशानी होती है, रसद की, सप्लाई की, ये सब का प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा 1759 में बैटल ऑफ बिडारा, वहाँ से डच को भगा देते हैं। ये भी बंगाल के पास ही होता है, बंगाल की खाड़ी के पास। डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है भगा देती है एक तरफ से। और तो जो
ईस्ट इंडिया कंपनी है इस टाइम तक काफ़ी 1758 तक काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग हो गई रहती है। अब जब ये फोर्ट सेंट डेविड पे लैली जो है जब कब्जा कर लेते हैं तो फिर कंपनी को आता है गुस्सा आता है, तो ये क्या करते हैं फाइनली इनको एक काम और ये करते हैं। लैली बुसी जो रहते हैं ये हैदराबाद में रहते हैं। पिछले वीडियो में सेकंड कार्नाटिक वॉर में मैंने बताया था कि बुसी को डुप्लेक्स हैदराबाद भेजे रहते हैं। वहाँ पे आपके मुजफ्फर जंग को एक तरफ से मार के और सलाबत खान को वहाँ पे निज़ाम बना दिया जाता है, और सलाबत खान के निज़ाम बनने के बाद वहीं पे उसी टाइम से बुसी जो रहते हैं हैदराबाद में रहते हैं। तो बुसी को क्या करते हैं, ये लल्ली जी बुला लेते हैं कि आप भी यहाँ पे आ जाइए और लड़ाई करना है। ब्रिटेन के तरफ से जो मेन आपके कमांडर रहते हैं इनका नाम रहता है आयरे कूट। ये लेफ्टिनेंट जनरल रहते हैं बेसिकली, लेकिन अभी मैं ब्रिटेन कंपनी की तरफ से इनको आता है गुस्सा और ये करते हैं अटैक जब करते हैं तो लड़ाई जो होती है 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई बहुत ही ये निर्णायक युद्ध होती है, डिसाइसिव। बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। एक तरफ से इंडिया में ये एक निर्णायक युद्ध रहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें आपके जो आयरे कूटे होते हैं लल्ली को पूरा कूट घालते हैं। एक तरफ से वो इंग्लिश में एक वर्ड आता है राउटेड, रौंद घालते हैं पूरा। जितने भी आपके फ्रेंच के सेटलमेंट्स होते हैं, चाहे वो जिंजी हो, चाहे वो कराइकल हो, चाहे वो माहे हो, ऑल फ्रेंच सेटलमेंट्स सब पे कूटी जो आयरी कूटी होते हैं कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश एक्विजिशन में सब आ जाता है। और हालांकि ये बहादुर रहते हैं, ऐसा नहीं है। काउंट डी लैली जो है तो बहुत बहादुर कमांडर रहता है और बहुत प्लानिंग के साथ फ्रांस इनको भेजता है कि जाके पूरा एकदम सबक सिखा दो, पूरा एकदम ख़त्म कर दो। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेनिफिट क्या रहता है, क्यों जीतते हैं ये? क्योंकि फ्रांस के पास सिर्फ एक हेडक्वार्टर रहता है, वो होता है पौंडीचेरी। सिर्फ फ्रांस के पास एक ही हेडक्वार्टर रहता है, पौंडीचेरी। लेकिन ब्रिटेन के पास तीन तीन हेडक्वार्टर तब तक बन गए रहते हैं, एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। तो किसी भी कंडीशन में, और ब्रिटेन जो होता है नेवी पावर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और ब्रिटेन के पास अच्छे आपके रॉबर्ट क्लाइव भी तब तक एक बहुत अच्छे कमांडर, गवर्नर बन जाते हैं, आपके अच्छे कमांडर रहते हैं। इसके अलावा लॉरेंस और ये आयरे कूट, ये लोग ऐसे अच्छे, मतलब, और फ्रांस के पास क्या रहता है, सिर्फ एक डुप्लेक्स रहता है, उनको भी बुला लिया जाता है। तो ब्रिटेन हर तरीके से एक तरफ से इनका पलड़ा भारी रहता है। फाइनली ये लड़ाई 8 महीने तक ये कोशिश करते हैं, बहुत ही मतलब डिफेंसिव वॉर, एक तरफ से फ्रांस डिफेंसिव हो जाता है। 8 महीने तक ये पूरा लड़ते हैं, लेकिन फाइनली 1761 में 16 जनवरी 1761 में फाइनली लल्ली जो है कूटी को सरेंडर कर देते हैं। लल्ली सरेंडर्ड और लल्ला बन जाते हैं। इनको बाद में ब्रिटेन ले जाया जाता है, और ब्रिटेन से फिर 1768 में इनको फ्रांस को वापस कर दिया जाता है। वहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है। बूसी मार दिए जाते हैं लड़ाई में, बूसी को एग्जीक्यूटेड। ये तो वांडी वॉश की लड़ाई में ही मार दिए जाते हैं एक तरफ से। और इस तरीके से एक काम और होता है कि क्योंकि बंगाल का जो पूरा क्षेत्र रहता है ब्रिटेन कंपनी के आपके
एक्विजिशन में रहता है। तो चंद्रनगर में जहाँ भी आपके चाहे बालेश्वर में जहाँ भी फ्रांस अपना सेटलमेंट्स बनाए रहते हैं, वो सब जगह से उस सारे सेटलमेंट्स पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपना कब्जा कर लेती है। तो फाइनली 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, पेरिस की संधि जिसे कहा जाता है। और इसके बाद एक तरफ से फ्रांस को ब्रिटेन के आगे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे झुकना पड़ता है। और इनकी जो सिर्फ कॉमर्शियल तक ही इनके जो भी आपके जो कार्य क्षमता रहते हैं वहाँ तक इनको सीमित कर दिया जाता है। इनको बाकायदे ये संधि करते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंडियन रीजन में वो नहीं करेंगे, इस तरीके से। और ब्रिटिश कहीं ना कहीं अगर एक एनालिसिस किया जाए तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है वो एक प्राइवेट कंपनी रहती है। गवर्नमेंट वहाँ पे सिर्फ वहाँ के जो क्राउन रहते हैं वहाँ का उनका सिर्फ एज ए शेयर होल्डर इंटरफेरेंस रहता है, और कमर्शियल इंटरेस्ट को हमेशा वो प्रियोरिटी पे रखते हैं, फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन फ्रांस की सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कि तो गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज़्यादा रहता है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का उसका पूरा परमिशन मिलने के बाद ही ये अपना मतलब आगे का एक्शन लेते हैं, जिसमें कई बार टाइम लगता है। फाइनेंशियली कई बार इनको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। इस तरीके से कई सारे परेशानियाँ रहती है। एक डुप्लेक्स ही रहता है, यहाँ पे 3 आप देखेंगे, आयरे कोट, लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव, 3 महारथी ग्रेट माइंड्स निकल के सामने आते हैं, जिसके चलते फ्रांस को एक तरफ से झुकना पड़ जाता है। बैटल ऑफ पलासी में आपका कंपनी एक तरफ से जीत जाती है, डचों को हटा देती है। पुर्तगाल तो एक तरफ से अपने मतलब उनके ये पाहुन बन जाते हैं, क्योंकि कैथरीन की शादी हो गई रहती है प्रिंस चार्ल्स के साथ, तो एक तरफ से दामाद बन गए रहते हैं। तो पुर्तगाल, डच, एक तरफ से डेन्स, देखा जाए तो ये सब एक तरफ से झुके ही रहते हैं। बस एक फ्रांसी अपना एक्विजिशन दिखाने की कोशिश करता है, कंपटीटर बन के निकलता है। लेकिन बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के बाद फ्रांस भी एक तरफ से पीछे हट जाता है। इनके जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस तक ही इनके कार्य सीमित रह जाते हैं। पौंडीचेरी इस ट्रीटी के पास फ्रेंच को वापस दे दिया जाता है। संधि में ये मेंशन रहता है कि आप किसी भी तरह का सैन्य जो बल है वो बिल्कुल नहीं रखेंगे, किसी भी तरह का आप सिक्योरिटी, सैनिक, आर्मी कुछ नहीं रखेंगे। सिर्फ आप बिजनेस करने आए हैं, आप बिजनेस कीजिए और बिजनेस करके जाइए, आप जो करना है कीजिए। किसी भी तरह का आपको सैनिक मतलब वो क्षमता जो है, रिसोर्सेस आपको नहीं रखना है, सैन्य बल नहीं रखना है। तो ये हो गया। और इस लड़ाई के बाद फाइनली ब्रिटेन का एकाधिकार हो जाता है। वो धीरे धीरे इंडिया में अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू कर देता है। और इसके बाद तो करीब 200 साल तक ब्रिटेन राज करता है। अगर देखेंगे तो आप 1756, 1757 आपका यही है, और 1947 में करीब करीब 190 साल तक एक तरफ से ये राज करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही डिसिसिव बैटल था। इस लड़ाई को कार्नेटिक वॉर क्यों कहा जाता है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो तीनों लड़ाइयाँ हुई आपकी, चाहे वो सेंट थोमे में हुई हो फर्स्ट वॉर आपका अडियार रिवर के पास, चाहे सेकंड वॉर बैटल ऑफ अंबुर हुआ हो, चाहे थर्ड वॉर वॉन्डी वॉश, ये तीनों कोरोमंडल कोस्ट के जो रीजन, आपके जो लैंड रीजन थे, उसको अंग्रेजों ने कार्नेटिक नाम दिया था। ये तीनों कार्नेटिक क्षेत्र में हुए थे, इसलिए इस तीनों लड़ाई को बैटल ऑफ कार्नेटिक कहते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक, सेकंड कार्नेटिक, थर्ड कार्नेटिक। फर्स्ट कार्नेटिक वार और थर्ड कार्नेटिक वार एक ऑफिशियल वार था जो फ्रेंच और यूरोप के बीच आपका फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच आपका यूरोप में भी चल रहा था। जो सेकंड वॉर था वो इंडिया में अनऑफिशियली हुआ था, क्योंकि वो अपने एक्सपेंशन को मतलब पॉलिटिकल एक्सपेंशन को बढ़ावा दे रहे थे, उसको पॉलिटिकली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सेकंड वॉर आपका अनऑफिशियल वॉर था। इस लड़ाई में आपका ब्रिटेन जो है विजेता साबित होता है। और इसके बाद अब आगे के वीडियोस में देखेंगे, हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी कुछ डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके सजेशंस का मैं इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार।